सिनेरियो 1, एक्सिस पावर्स विन वर्ल्ड वॉर 2। इस सिनेरियो में जापान को यूएस न्यूक्लियर वेपन से अनाइलेट नहीं करता और एक्सिस पावर्स वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाती है। जिसके बाद एक्सिस पावर्स के पोस्ट वॉर प्लान्स के अकॉर्डिंग एशिया का एक मेजर चंक इंक्लूडिंग इंडिया जापानीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंतर्गत आ जाता है। और अब क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस वॉर में जापान की तरफ से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब अंग्रेजों को मजबूरन भारत से विड्रॉ करना पड़ता है, तब जापानी इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र के हाथों में छोड़ देते हैं। पर अब जापानीज फोर्सेस इस न्यूली इंडिपेंडेंट रिसोर्स रिच नेशन को कितनी आज़ादी देते, इसका आइडिया हमें जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार से लगता है, जो मार्च 23, 1942 से अक्टूबर 7, 1945 तक चला था ओरिजिनल टाइमलाइन में। इस ब्रीफ पीरियड के दौरान नेताजी की आज़ाद हिंद सरकार को कोई सिग्निफिकेंट कंट्रोल नहीं दिया गया था और मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल जापानीज मिलिट्री के हाथों में रहता था। इस दौरान कई इंडियंस को जापानीज आर्मी ने जासूसी करने के आरोप में एग्जीक्यूट कर दिया था, और वो भी बिना ट्रायल्स के। इन एग्जीक्यूशंस में सबसे फेमस इंसिडेंट था हुम्परेगंज का मैसेकर, जहां 44 इंडियंस को मौत के घाट उतार दिया गया था। इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके ये कहना गलत नहीं होगा कि एक एक्सेस विक्ट्री के सिनेरियो में इंडिया को डायरेक्ट आज़ादी नहीं मिलती, बल्कि एक लंबे पीरियड तक जापानी इंडिया को एक पपेट की तरह यूज करते और हमारे मैन पावर और रिसोर्सेज को अंग्रेजों की तरह ही एक्सप्लॉइट करते। और ऑब्वियसली इंडिया जापानीज कल्चर से काफी हेविली इन्फ्लुएंस होता। इंडिया में डेमोक्रेसी की जगह एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस लीड करते। और अगर आगे चलकर जापान और जर्मनी के बीच एक कोल्ड वॉर की शुरुआत होती, तो इंडिया को जापान की साइड से इस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ता। सिनेरियो नंबर 2, ब्रिटिश नेगोशिएट विद नेताजी सुभाष चंद्र बोस फियरिंग अ कम्युनिस्ट टेकओवर। इस सेकंड सिनेरियो में हम बात करेंगे साल 1939 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 अभी शुरू ही हुआ था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी नेफ्यू के हाथों एक सीक्रेट लेटर सोवियत यूनियन भिजवाया था। और इस लेटर में उन्होंने सोवियत से रिक्वेस्ट की थी कि वो इंडिया को आज़ाद करवाने में उनकी मदद करें। इस लेटर में नेताजी ने जो स्ट्रैटेजी सजेस्ट की है वो कुछ इस प्रकार है कि यूएसएसआर नॉर्थ से ब्रिटिश इंडिया में घुसेगा और वहीं नेताजी इंडिया में एक फुल स्केल फ्रीडम मूवमेंट लॉन्च करेंगे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यूएसएसआर क्यों हमारी मदद करेगा, वो तो ब्रिटेन का आ था ना वर्ल्ड वॉर 2 में। वेल हाँ, मतलब यूएसएसआर ने एलाइज की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी थी, बट 1941 के बाद। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1939 की, तब स्टालिन और हिटलर ने मिलकर यूरोप को अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बांट लिया था, मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट के तहत। और वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री से पहले यूएसएसआर और ब्रिटिश एम्पायर के रिलेशंस भी कुछ खास नहीं थे, जहां तक कि दोनों की आइडियोलॉजीज भी काफी ऑपोजिट थी। इसलिए यूएसएसआर का इस मूवमेंट पे इंडिया को हेल्प करना सेंस बनाता है। अब इस सिचुएशन में दो आउटकम्स पॉसिबल थे। पहला कि अंग्रेज इंडिया के कम्युनिस्ट टेकओवर के डर से सीधा नेताजी से नेगोशिएट करके इंडिया को 1939 में ही आजाद करवा देते, और मे भी बदले में शायद नेताजी से वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूट्रलिटी की डिमांड करते या उनसे ये प्रॉमिस करवाते कि नेताजी उनकी हेल्प करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में। और इस नेगोशिएशन में जो भी टर्म्स फाइनलाइज होते हैं, अंत में इंडिया को आज़ादी जरूर मिल जाती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक डेमोक्रेटिक इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाते। अब तीसरे सिनेरियो की बात करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है सिनेरियो नंबर 2 से, वो है इंडिपेंडेंस वाया सोवियत बैक्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था ऊपर वाले सिनेरियो में कि नेताजी की सोवियत बैक्ड इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जो थ्योरी है, हो सकता है उसकी भनक लगने पर अंग्रेज उनसे नेगोशिएट कर लेते, बट अगर वो नेगोशिएट नहीं करते और उस सिचुएशन में अगर नेताजी यूएसएसआर को कन्विंस कर लेते कि वो उनकी हेल्प करें अंग्रेजों से उन्हें आज़ाद करवाने में, तब नॉर्थ से सोवियत ट्रूप्स और पूरे इंडिया में नेताजी और उनके समर्थक मिलकर एक लिबरेशन ड्राइव चालू करते और रेडियो और न्यूज़पेपर द्वारा इस क्रांति को लोगों तक पहुंचाया जाता और एक पैन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती। और यूएसएसआर और नेताजी के रेवोल्यूशनरी से कंबाइंड स्ट्रेंथ की बदौलत अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता। इस सिचुएशन में नेताजी सोवियत रशिया से काफ़ी क्लोजली अलाइड रहते और इसलिए हो सकता है कि जब ऑपरेशन बारबरोसा के तहत हिटलर रशियंस को धोखे से इन्वेड करता, तब रेड आर्मी के साथ साथ नेताजी की आईएनए भी एक सोवियत काउंटर ऑफेंसिव का पार्ट होती। और वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी को हराने के बाद, चूंकि वैसे भी ईस्ट और वेस्ट के बीच रिलेशंस खराब हो गए थे और कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी, तो ये सिचुएशन काफ़ी अनलाइकली है कि यूएसएसआर कभी वापस से ब्रिटिशर्स को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में घुसने देता। और इस बात को तो हम भली बातें जानते हैं कि सोवियत्स के लिए इंडियन पोर्ट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते। सिनेरियो नंबर 4 है ऑपरेशन यूगो। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश इंडिया का जापानीज इन्वेजन, जिसे ऑपरेशन यूगो के नाम से भी जाना जाता है, असली में एक फेलियर साबित हुआ था। पर चूंकि कई ऐसे देश थे जिन्होंने जापानीज एग्रेशन का फायदा उठाकर यूरोपियन कॉलोनाइजर से अपना पीछा छुड़वाया था, जैसे कि
कैसे इंडोनेशिया ने अपने डच कॉलोनाइजर से आज़ादी हासिल की थी, या वियतनाम ने फ्रेंच से कैसे आज़ादी हासिल करी थी। इन दोनों कंट्रीज ने एक ही मॉडल फॉलो किया था आज़ादी हासिल करने के लिए। इन्होंने पहले जापानीज हेल्प से यूरोपियंस को वर्ल्ड वॉर टू के वक्त अपने देश से बाहर निकाला और अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। और जब वर्ल्ड वॉर टू में हारने के बाद जापान ने अपनी मिलिट्री को वहां से विड्रॉ किया, तो इन कंट्रीज ने अपनी आज़ादी को रिटेन कर लिया और दोबारा कॉलोनाइजर्स को अपनी ज़मीन पर आने ही नहीं दिया। ये सेम स्ट्रैटेजी इंडिया भी फॉलो कर सकता था, और जब जापानीज फोर्सेस हारकर वर्ल्ड वॉर टू में वापस जापान चली जाती, तब इंडिया आराम से अपनी आज़ादी के स्टेटस को मेंटेन कर सकता था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में मिलिटरली और फाइनेंशियली ड्रेन होने के बाद अंग्रेजों के लिए इंडिया का एक फुल स्केल नेवल इन्वेजन करना पॉसिबल नहीं हो सकता था। प्लस ब्रिटेन पर यूएस और यूएसएसआर जैसी नई सुपर पावर्स का दबाव भी होता कि वो इंडिया की इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट कर ले। इस सिनारियो में ऑल्दो हम जापानीज फोर्सेस की हेल्प ले रहे हैं, बट हमें एक जापानीज पपेट नहीं बनना पड़ता। तो ये सिचुएशन मेरे ख्याल से पहले वाले सिचुएशन से, जिसमें हम एक एक्सिस विक्ट्री की बात कर रहे हैं, काफी बेटर है। अब आ जाते हैं सिनारियो नंबर 5 पे, जो है व्हाट इफ नेताजी रिटर्न्स टू इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू सेफली। अगर हम इस सिनारियो की बात करें तो ये ऑल्दो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है बाकी के सिनारियोज की तरह, जहाँ एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट या फिर एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी जा रही है। बट ये सिनारियो जो है बाकी सिनारियोज के मुकाबले काफी रियलिस्टिक है, और इसके होने की पॉसिबिलिटी बाकी सिनारियोज के मुकाबले काफी ज्यादा थी। इस सिनारियो में नेताजी वर्ल्ड वॉर टू में एलाइड विक्ट्री के बाद सेफली इंडिया पहुंच जाते हैं और उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत नहीं होती है। और अगर ऐसा होता तो अंग्रेजी सरकार जरूर उन्हें एक्सिस पावर्स को सपोर्ट करने के लिए ट्रीजन की सजा सुनाती और कोशिश करती कि उन्हें पनिश किया जाए उनके एक्ट्स के लिए। पर अंग्रेजों के डिजायर्स और कैपेबिलिटी में उस वक्त तक काफी फर्क आ चुका था। खुद जनरल क्लॉड ऑस्ट्रेलेक, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उन्होंने नवंबर 24, 1945 को अपने लिखे गए एक पर्सनल नोट में ये एक्सेप्ट किया कि आईएनए के सोल्जर्स को डेथ सेंटेंस सुनाने की वजह से 1921 से भी ज्यादा बड़ी अनरेस्ट पैदा हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को ये सुझाव दिया कि वो आईएनए ट्रूप्स के अगेंस्ट इन चार्जेस को ड्रॉप कर दे। क्योंकि जो ओवरऑल ब्रिटिश इंडियन आर्मी का माहौल था वो ये था कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सिपाही जो थे वो आईएनए के सैनिकों को पेट्रियट्स के रूप में दे रहे थे, ना कि ट्रेटर्स के रूप में। और ऐसे में अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि अंग्रेज उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाते। तो जाहिर सी बात है उन्हें भी अंग्रेजी हुकूमत को छोड़ना पड़ता और पूरा इंडिया उन्हें एक रेवोल्यूशनरी वॉर हीरो के रूप में देखने लगता। और उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से ये काफ़ी हद तक पॉसिबल था कि अगर वो भी इंडिया के पहले इलेक्शंस में पार्ट लेते तो शायद इंडिया के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। ऑब्वियसली नेताजी इस इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से पार्ट ना लेकर के अपनी खुद की पार्टी AIFB यानी कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से पार्ट लेते, और बंगाल और उड़ीसा में तो कांग्रेस को आराम से बचाड़ देते क्योंकि वो उनका गढ़ है। ऑब्वियसली नेताजी का जन्म कटक में हुआ था, जिस वजह से उन्हें उड़ीसा के लोग काफी सपोर्ट करते। प्लस क्योंकि वो एक बंगाली थे तो बंगाल के लोग उनसे काफी रिलेट करते और उन्हें वोट देते। और इसका एडिशन में अब क्योंकि बंगाल के मुस्लिम्स के पास एक बेटर ऑप्शन है तो वो हो सकता है कि जिन्ना के बजाय वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही सपोर्ट कर देते। वहीं जितने भी आईएनए वेटरन्स हैं वो तो नेताजी को सपोर्ट करते ही करते, और उनका जो कम्युनिज्म के प्रति झुकाव था वो उन्हें ऐसे सभी प्रोविंसेस में जीत दिलाता जहां आगे चल करके कम्युनिज्म का प्रभाव रहा। प्लस इन फैक्टर्स के अलावा नेताजी की वर्ल्ड वॉर टू के बाद की एक वॉर हीरो की जो इमेज है उससे भी उन्हें इस इलेक्शन में काफी फायदा होता। और इसी तरीके से नेताजी इंडिया के पहले फ्री पार्लियामेंट में या तो अकेले या एक कोलिशन के रूप में अपनी सरकार बना लेते, और अगर नहीं बना पाते तो एटलीस्ट उनकी पार्टी की प्रेजेंस इंडिया के पहली पार्लियामेंट में काफी अच्छी खासी होती और आने वाले इलेक्शंस में वो जरूर कांग्रेस और नेहरू जी को हराने में सफल हो जाते।